वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होगी। हमने शुरू कर दिया था क्लास 10th में सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका इंट्रो हमने पहले ले लिया था और उसकी 2 केस स्टडीज का भी इंट्रो लिया था। आई रिपीट, हमने केस स्टडीज का भी इंट्रो लिया था क्योंकि उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हम आज करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये सब पढ़ने से पहले हमें 2 चीजें समझनी जरूरी है। क्या है वो 2 चीजें? वो 2 चीजें हैं। पहली चीज तो हमें ये जानना जरूरी है कि एथनिक ग्रुप क्या होते हैं या फिर संजाति विषयक क्या होते हैं। संजाति विषयक यानी जाति से रिलेटेड। देखो, आप जैसे ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो, इस वर्ल्ड मैप में अलग अलग जगह अलग अलग तरह के लोग खड़े हैं, है ना। और उनकी शारीरिक बनावट अलग है, उनकी हाइट अलग होती है, उनके रुचियां अलग होती है, उनका एक्सेंट अलग होता है, बोलने का लहजा, बहुत कुछ होता है। उनके बाल अलग होते हैं, स्किन का कलर अलग होता है, आंखों का जेस्चर अलग होता है, बहुत सी चीजें होती है जो अलग अलग होता है। तो वो जो चीजें जो कॉमन लोगों में होती है एक स्थान के, उसको नृजातीय या संजातीय या एथनिक ग्रुप कहते हैं। उस पूरे ग्रुप को समझ में आ गया कि एथनिक ग्रुप किसे कहा जाएगा? एथनिक ग्रुप यानी वो लोग जो एक प्रकार के लक्षणों को कैरी करते हैं, एक प्रकार के लक्षणों को लेके चलते हैं, वो उस पूरी कम्युनिटी या ग्रुप को एथनिक ग्रुप या नृजातीय समूह या संजातीय समूह कहा जाता है। हम संजातीय को नृजातीय भी कह सकते हैं, नृजातीय समूह। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब वो होते क्या है? जातीय का अर्थ है साझा संस्कृति और सामान्य वंश के आधार पर एक सामाजिक विभाजन। ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। जातीय का अर्थ है साझा संस्कृति और सामान्य वंश के आधार पर एक सामाजिक विभाजन। एक जातीय समूह से संबंधित लोगों का एक ही धर्म या राष्ट्रीयता होना जरूरी नहीं है ना। जैसे हम भारत में रहते हैं, शारीरिक बनावट लगभग एक जैसी होती है सबकी, लेकिन हम लोगों के धर्म अलग अलग होते हैं, हम लोगों की जाति अलग अलग होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों की बोलियां अलग होती है, डायलेक्ट्स अलग होते हैं, लैंग्वेजेस अलग होते हैं, लिंग्विस्टिक्स अलग होती है, एक्सेंट अलग होते हैं, बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें डिफरेंट कर देती है। लेकिन फिर भी हम फिजिकल अपीयरेंस के साथ, हम शारीरिक बनावट के साथ लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। So ethnic means a social division based on shared culture and common descent. People belonging to an ethnic group need not have the same religion or nationality. ओके, अब नेशनैलिटी कैसे? पाकिस्तान के लोग भी लगभग भारतीयों जैसे ही दिखते हैं, बांग्लादेश के लोग भी लगभग भारतीयों जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, या हम देखते हैं कई बार हमारे जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनमें और चीन के लोगों में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी आ जाती है फिजिकल अपीयरेंस में। ठीक है ना, तो ये जो फिजिकल अपीयरेंस में सिमिलैरिटी है, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो लोग उसी राष्ट्र के होंगे। इसका मतलब राष्ट्रीयता उनकी अलग हो सकती है, नेशनैलिटी अलग हो सकती है, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं जो वंश की जड़ें हैं वो एक साथ जाके मिलती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं नृजातीयता, संजातीयता या एथनिज्म। दूसरा है बहुसंख्यवाद। बहुसंख्यवाद का अर्थ है कि ये विश्वास कि बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक की इच्छाओं और जरूरतों की अवहेलना करके किसी देश पर जिस प्रकार से शासन करना चाहता है, शासन करने में सक्षम होना चाहिए उसको। ठीक है ना, वो क्या है? वो बहुसंख्यवाद है। यानी कि टोटली हम कहें कि जो ज्यादा संख्या में लोग हैं किसी समाज में, अगर किसी संख्या के लोग ज्यादा हैं और वो कम संख्या के लोगों पर यानी अल्पसंख्यकों पर जोर जबरदस्ती करके अपना सारा शासन करना चाहें, तो उसको बहुसंख्यवाद या मेजोरिटेरियनिज्म कहेंगे। ठीक है, a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever ways it wants by disregarding the wishes and needs of the minority is majoritarianism. ठीक है ना, मेजोरिटेरिज्म। तो ये जो जहां भी आप देखना ISM लगेगा, ISM का मतलब होता है किसी भी प्रकार की विचारधारा। तो यानी ये जरूरी नहीं है कि ये हो ही, ये सिर्फ एक विचारधारा है। ठीक है, अब इन्हीं 2 चीजों के आधार पर आगे का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले वही चीज हम डिस्कस करेंगे जो हमने लिया था शुरू में। हमने जो 2 केस स्टडीज देखी थी, उन केस स्टडीज के ही तरह हम बात करेंगे। उनमें हमने एक लिया था उदाहरण श्रीलंका का। ठीक है ना, श्रीलंका में क्या है? श्रीलंका में जो उनके मेजर सोशल ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं?
पहले है श्रीलंकाई तमिल, फिर है इंडियन तमिल, फिर सिंहला बोलने वाले सिंहला स्पीकिंग, एंड जो सिंहल स्पीकिंग जो भी है वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तमिल स्पीकिंग पीपल, देन मुस्लिम्स एंड इंडियन तमिल्स। तो ये सब जो है वो श्रीलंका में रहते हैं। श्रीलंका में तमिल भाषी लोग जो है वो 18% है, लेकिन जो मुस्लिम है जो सिंहल हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो 74% लोग हैं। केवल 13% जो है वो हिंदू या मुस्लिम श्रीलंकाई तमिल हैं, और बाकी के जो 5% है वो भारतीय तमिल है। ठीक है, और उसके अलावा जो बचता है यानी कि 74 + 18, ठीक है, 74 + 18 मीन्स 92। अब जो बाकी के 8% बचते हैं वो 8% क्रिश्चियन है। यानी श्रीलंका में टोटल डिवाइडेशन ऑफ द माइनॉरिटी और मेजॉरिटी यू कैन से इज जस्ट लाइक सिंहल्स आर 74%, तमिल्स आर 18% एंड द क्रिश्चियंस आर 8%। ओके, तो ये है उनका डिवाइडेशन, जिसको हम कहते हैं नृजातीय समूह। आप इस मैप से आसानी से देख सकते हो कि जो ब्लू है वो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो ये सारा जो एरिया है दिस इज कंसिस्टेड विथ बुद्धिज्म फॉलोड पर्संस। ये सारा उन लोगों का एरिया है जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। देन जो लाइट ग्रीन है वो क्रिश्चियनिटीज को डिनोट कर रहा है। तो ये जो सर्टेन एरियाज इधर उधर बिखरे हुए हैं, यहाँ क्रिश्चियनिटीज को फॉलो किया जाता है। जो ब्राउन है वो हिंदू है और साथ ही साथ वो तमिल लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। जो ग्रीन है डार्क ग्रीन वो मुस्लिम्स हैं लेकिन तमिल को फॉलो करते हैं। और सर्टेन many other or you can say any other ethnic groups are also living there। तो ये है श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी करने से पहले श्रीलंका का जो टोटल हम कह सकते हैं कि एथनिक सिनेरियो, उसका नृजातीय जो समूह है वो किस प्रकार से वहां रहते हैं उसको देखा। अब आगे देखते हैं कि उनमें किस प्रकार से पावर शेयरिंग हो सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखो हुआ क्या था, सिंहल वर्चस्व की स्थापना वहां हुई कैसे। वर्चस्व क्या होता है? वर्चस्व का मतलब एक को ज्यादा बन जाना और एक का कम, थोड़ा निचले स्तर पर, या कह सकते हैं कि सत्ता के निचले पायदान तक चले जाना, और एक का बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाना। सिंहल वर्चस्व की स्थापना 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, हमारी स्वतंत्रता के भी 1 साल बाद। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार ने क्या किया, सिंहली वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई उपायों को अपना लिया। क्या क्या उपाय अपनाए? सबसे पहले 1956 में सिंहली को राजभाषा बनाया गया, यानी कि ये कहा गया कि जो भी काम किया जाएगा इस देश में वो सिंहली लैंग्वेज को फॉलो करते हुए ही किया जाएगा। सिंहली हैज बिकम द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका। सरकार ने विश्वविद्यालय के पदों और सरकारी नौकरियों के लिए सिंहली आवेदकों के पक्ष में नीतियों का पालन किया। ऐसे रूल्स बनाए कि सिर्फ सिंहली लोग ही उन नौकरियों तक पहुंच पाए। संविधान ने राज्य की सुरक्षा और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने का प्रावधान किया। ना सिर्फ इतना किया बल्कि सेक्युलरिज्म को दरकिनार कर दिया और कम्युनिज्म उन्होंने अपनाया, और कम्युनल बनते हुए श्रीलंका ने अपना राज्य धर्म भी बौद्ध धर्म को बना लिया। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. The democratically elected government adopted a series of measures to establish Sinhala supremacy. How they adopted it? First, in 1956, an act was passed to make Sinhala the official language. That was the first step which was taken by the Sinhala government itself. The government followed preferential policies favoring Sinhala applicants for university positions and government jobs. This was the second thing which was adopted by Sinhala government. The constitution provided for state protection and fostering of Buddhism. तो उन्होंने यहाँ पर कम्युनल होना भी स्वीकार कर लिया, मतलब सेक्युलर नहीं रहे, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं रहे, उन्होंने राजधर्म जो है वो बुद्धिज्म को बना लिया था। तो ये वो सिचुएशन थी जिसकी वजह से सिंहलों का जो है वहां पर हम कह सकते हैं कि वर्चस्व स्थापित हो गया, या उनका हेगेमनी वहां पर स्थापित हो गई। अब आप देख सकते हैं
कि हुआ क्या था, मतलब ये सब तो अपना लिए गए, ये सब नॉर्म्स अपनाए गए। इन नॉर्म्स को अपनाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वहां पर बहुत सी समस्या पैदा हुई। वहां पर श्रीलंका के तमिलों ने फिर ये महसूस किया, देखो बौद्ध धर्म को अपना धर्म बना लिया, तो यानी कि जो हिंदू और मुस्लिम थे वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे। सिंहली लैंग्वेज को राजभाषा बना लिया, तो जो बाकी भाषाएं बोलने वाले थे, स्पेशली तमिल स्पीकिंग पीपल, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे। अब बच्चे अगर स्कूल में जाएं, गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहां सिर्फ सिंहली पढ़ाई जा रही है, तमिल नहीं पढ़ाई जा रही है, ये भी चीज उनको बॉदर करने लगी। तो ये सब चीजें महसूस किया कि बौद्ध सिंहली नेताओं के नेतृत्व में कोई भी प्रमुख राजनीतिक दल उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति संवेदनशील नहीं था। Not a single minister or not a single member of the parliament of Sri Lanka was there being sensitive with their culture or with their language। तो ये सब जो चीजें थी वो उन्हें परेशान करने लगी। सरकार की नीतियों ने उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया। अब आप वो 18% है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनको अधिकार ही नहीं दोगे, इंसान तो इंसान के बराबर होता है, तो उन अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया गया। श्रीलंकाई तमिलों ने तमिल की मान्यता और क्षेत्रीय स्वायत्तता और हर क्षेत्र में अवसर की समानता के लिए पार्टियों और संघर्षों की शुरुआत की। अब देखो हुआ क्या, श्रीलंकाई तमिलों ने ये कहा कि आप बेशक पूरी कंट्री पर, आप बेशक पूरे श्रीलंका पर हमें अपना शासन ना करने दें, आप हमें सत्ता में साझेदारी ना दें, लेकिन जहां पर वो इलाके जहां पर श्रीलंकन तमिल जो हैं, तमिल जो लैंग्वेज वाले हैं या तमिल कल्चर वाले जो लोग हैं, उनको वहां पर शासन में हिस्सेदारी दे दी जाए। सिर्फ जो है हिस्सेदारी दी जाए, जरूरी नहीं है कि पूरा शासन उनको दे दिया जाए। उन्होंने ये मांग की कि सिर्फ हिस्सेदारी, जिसकी हम बात कर रहे हैं पावर शेयरिंग, उन्होंने शेयर करने की बात कही कि चलो हम जितने हैं उस अकॉर्डिंग शेयर कर लो भाई। अगर आप 74% हो और हम 18% है, तो आप बेशक 80% अपने पास रखो और 20% जो है वो हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आप ये रेशियो लगा लीजिए, लेकिन कहीं भी उनकी बात मानी नहीं गई। इसीलिए सिंहल वर्चस्व स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों के कारण क्या हुआ, वहां पर गृह युद्ध शुरू हो गया। वहां पर LTTE नाम से एक गुट बना और उस गुट ने जो है वो बहुत संघर्ष किया। LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। अपने इस वीडियो में मैं किसी भी प्रकार के किसी ऐसे गुट का समर्थन नहीं कर रही हूँ कि भाई मैं लिट्टे समर्थक हूं या फिर उन्होंने सही किया। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने सही किया या गलत किया या उनका तरीका सही था या गलत था, लेकिन कुछ तो उनके साथ गलत हुआ जिसकी वजह से वहां पर गृह युद्ध शुरू हो गया। The Sri Lankan Tamils felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive for their language and culture, and the government policies denied them equal political rights also. So the Sri Lankan Tamils launched parties and struggled for the recognition of Tamil, the regional autonomy and equality of opportunity in every field. Therefore, the measures adopted by the government to establish Sinhala supremacy led to civil war. और सिविल वॉर के लिए ये जो एक कार्टून बनाया गया था, हालांकि ये कार्टून है लेकिन कार्टून नहीं कह सकते, बहुत ही दिल दहला देने वाले एक सिनेरियो की तरह हम देख सकते हैं कि अगर नल भी खोला जाए तो वहां से खून निकलता था। इतनी मारकाट मची, वास्तव में लोगों को इतना मारा गया। ये जो चीजें हैं ये इसलिए हुई क्योंकि जो बहुसंख्यक ग्रुप है, जो मेजॉरिटी है, चाहे आप एथनिक ग्रुप की कह लीजिए या पार्टीज की, जो मेजॉरिटी है, जो बहुसंख्यक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमेशा अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश की। और ये जो सप्रेशन था, इसी सप्रेशन की वजह से श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। बहुत लंबा गृह युद्ध चला, खास करके कोलंबो जाफना के जो इलाके हैं वहां पर बहुत मारकाट हुई, बहुत खून बहा, और इसका इफेक्ट हम इस तरह से इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये तो थी श्रीलंका की बात। अब आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जहां हम सबसे पहले देखेंगे बेल्जियम का। हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में भी बेल्जियम के बारे में। तो अभी हम प्रॉपरली बताते हैं कि बेल्जियम में वास्तव में हुआ क्या था। बेल्जियम की पहले हम देखते हैं कि जातीय संरचना क्या है। एक छोटा सा देश है यूरोप का, जिसकी आबादी 1 करोड़ से ही कुछ अधिक है। मतलब लगभग हमारे तो देश में टोटल जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी होगी। तो इतना छोटा सा देश है, कोई बड़ा देश नहीं है।
देश की कुल आबादी का 59% जो है वो फ्लैमिश एरियाज में रहता है, और फ्लैमिश उनको कहते हैं जो डच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और अन्य जो 40% लोग हैं वो वालोनिया क्षेत्र में रहते हैं। वालोनिया जो होता है वो उन लोगों को कहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है ना। तो 59% ऑफ द बेल्जियम इज स्पीकिंग डच और 40% इज स्पीकिंग फ्रेंच। और बाकी का जो 1% है वो क्या करते हैं, वो जर्मन भाषी है, जर्मनी के जर्मन लैंग्वेज वो यूज करते हैं। जबकि बेल्जियम की राजधानी, अब इससे उलट स्थिति बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। ब्रसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच के हैं और 20% डच है, यानी पूरे देश में तो सिर्फ 40% फ्रेंच है, जबकि ब्रसेल्स में 80% है, ठीक है। पूरे देश में 59% जो है वो डच है, जबकि राजधानी क्षेत्र में सिर्फ 20% ही डच हैं और जर्मन भाषी वहां रहते नहीं हैं। तो ये उनका एथनिक ग्रुप है, जो हम कह सकते हैं एथनिक स्ट्रक्चर बन गया है, उनका जातीय संरचना इस प्रकार की है। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ a little over 1 crore. 59% of the country's total population lives in the Flemish region and speak Dutch language. Another 40% people live in Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgium speakers speaks German. Whereas in the Belgium capital Brussels, 80% of the population is French speaking and only 20% is Dutch speaking. तो ये है उनका नृजातीय संरचना। हमने श्रीलंका में भी देखा कुछ ऐसी ही संरचना है सिंहली और तमिलों के बीच में। तमिल बहुत कम है, हालांकि यहाँ जो है रेशियो वो उतना ज्यादा डिफरेंसिव नहीं है, वहां रेशियो थोड़ा डिफरेंसिव है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पावर शेयरिंग का कौन सा मॉडल अपनाया, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मॉडल जो है वो बहुत ही हम जिसको कह सकते हैं आइकॉनिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? बेल्जियम में पावर शेयरिंग का मॉडल क्या रहा? बेल्जियम के नेताओं द्वारा की गई जो सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था थी वो किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक अलग और अधिक नवीन थी। बहुत अजीब और बहुत अलग तरह की उन्होंने व्यवस्था अपनाई। क्षेत्रीय मतभेदों और सांस्कृतिक विविधताओं के अस्तित्व को पहचानने के लिए उन्होंने क्या किया, 1970 और 1993 इन सालों के बीच 4 बार अपने संविधान में संशोधन किया। हर बार एक नई चीज लगा के देखी, अगर वो ठीक लगी तो उसको रखा, अदरवाइज उसको हटा के और दूसरी तरह की लगाई। तो इसको कहते हैं अकोमोडेशन सिस्टम, ठीक है ना। जो बेल्जियम ने अपनाया उसको अकोमोडेशन सिस्टम कहा जाता है। इस मॉडल के प्रमुख तत्व क्या है? संविधान में कहा गया है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। कोई भी समुदाय एक तरफा निर्णय नहीं लेगा। अब पूरे देश में डच ज्यादा है, फ्रेंच कम है, फिर भी वो बराबर होंगे। राजधानी में फ्रेंच ज्यादा है, डच कम है, फिर भी वो बराबर होंगे। राज्य सरकारें जो है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। राजधानी ब्रसेल्स में एक अलग सरकार है जहां दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, वहां भी 50-50 शेयरिंग है। तीसरी तरह की सरकार क्या है? देखो, एक सरकार तो है केंद्र सरकार, ठीक है, और दूसरी है ब्रसेल्स में अलग तरह की, और तीसरी है सामुदायिक सरकार। एक भाषा समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा चुनी जाती है, यानी डचेस अपनी चुनते हैं, फ्रेंच अपनी चुनते हैं, और जो जर्मन है वो अपनी चुनते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी चाहे वे कहीं भी रहते हों, ये सरकार क्या करती है? सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी मुद्दों पर निर्णय ले सकती है। तो किस प्रकार से उन्होंने अपने अकोमोडेशन का लागू किया है वो जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट मेड बाय बेल्जियम लीडर्स were different and more innovative than any other country. To recognize the existence of regional differences and cultural diversities, they amended their constitution for 4 times. देखो, आपके जो टेस्ट होंगे वो लगभग इसी बेसिस पर होंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्टिवली आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो उसी बेसिस पर आप जब पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना जरूरी होता है। तो आप इस तरह की चीजें ध्यान रखेंगे कि जैसे 1970 से 1993 के बीच 4 बार संविधान में संशोधन किया गया। द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल आर Constitution prescribed that member of the Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. No single community can take decisions ultimate.
यूनिलेटरली, वो यूनिलेटरल होके कोई काम नहीं करेगी, जो भी काम होगा वो बायलैटरल ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके अलावा दूसरी और स्टेट गवर्नमेंट जो भी होंगी वो सबॉर्डिनेट ही होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, सबॉर्डिनेट नहीं होंगी, मतलब उनके कहने पर नहीं चलेगी, वो अपनी अपनी अलग सरकारें चलाएंगी। दूसरी तरह की सरकार, ब्रसेल्स द कैपिटल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट वेयर बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। सो बोथ द कम्युनिटीज आर गेटिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन वेदर इट इज इन सेंट्रल एरिया एंड वेदर इट इज इन कैपिटल एरिया। The third kind of government, community government, is elected by people belonging to the language community, Dutch, French and German speaking. No matter where they live, this government can decide on cultural, educational and language related issues. तो ये जो सरकार होती है ये उनकी संस्कृति को बचाए रखने का काम करती है। तो ये है बेल्जियम का अकोमोडेशन सिस्टम, जिसके माध्यम से उन्होंने पावर को शेयर किया और वहां शांति बनी रही। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि श्रीलंका में क्यों गृह युद्ध हुआ, क्यों? क्योंकि माइनॉरिटीज को दबाया गया। और बेल्जियम में सब कुछ शांति से क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अच्छे से अपनी अपनी पावर को शेयर किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से अकोमोडेशन सिस्टम लागू किया। आप इसको पढ़िए, फिर हम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल आपके लिए है और वो एग्जाम्पल है लेबनान का। हालांकि आपकी बुक में तो ये कहानी की तरह दिया हुआ है, जो विक्रम बेताल की कहानी होती है, लेकिन ये बिल्कुल सही घटना की तरह है। तो आपको इसमें एक बार ये कंसीडर करना है कि किस प्रकार से पावर शेयरिंग जो है वो लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकती है। देखो, लेबनान जो है एक कंट्री है और लेबनान में सत्ता का जो साझाकरण हुआ है, जो सत्ता का साझेदारी हुई है, वो विवादों से संबंधित संघर्ष को सत्ता के बंटवारे द्वारा हल किया गया था। उसमें विवाद बहुत थे, लेकिन फिर क्या किया गया? सत्ता का बंटवारा किया गया। हमने देखा कि श्रीलंका में भाषा की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन सत्ता का बंटवारा नहीं किया गया। बेल्जियम में भाषा की वजह से दिक्कत तो हो सकती थी, लेकिन क्या किया गया? फिर सत्ता का बंटवारा आधा आधा कर लिया गया। अब लेबनान ने क्या हुआ? लेबनान की राजधानी बेरूत में विभिन्न समुदायों के लोग रहते थे और उन्होंने आपस में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मुश्किल गृह युद्ध लड़ा था। परिणाम स्वरूप विभिन्न समुदायों के हजारों लोग या तो मारे गए या अपनी आजीविका खो दी। इस गृह युद्ध के अंत में लेबनान के नेता एक साथ आए और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का बंटवारा कर लिया। अब नियम क्या थे इस सत्ता के बंटवारे के? बुनियादी नियम, राष्ट्रपति जो होंगे वहां के, वो हमेशा मेरोनाइट संप्रदाय से ही होंगे, जो कि ईसाइयों का संप्रदाय है। प्रधानमंत्री जो होंगे वो हमेशा सुन्नी मुस्लिम समुदाय से ही होंगे। उप प्रधानमंत्री हमेशा से एक रूढ़िवादी ईसाई संप्रदाय से होंगे और उनका जो वक्ता होगा वो हमेशा एक शिया मुसलमान ही होगा। इसका मतलब उनके यहाँ जितने भी एथनिक ग्रुप्स थे, उन सारे ग्रुप्स को उन्होंने एक किया और एक करके उनको अलग अलग सत्ता डिवाइड कर दी। समझौते के अनुसार ईसाई फ्रांसीसी सुरक्षा नहीं लेने के लिए सहमत हुए और मुसलमान पड़ोसी राज्य सीरिया के साथ एकीकरण की मांग नहीं करने पर सहमत हुए। मतलब वहां प्रॉब्लम ये थी कि जो ईसाई थे, जो फ्रांस के जो ईसाई वहां पर रहते थे, वो चाहते थे कि उनको सुरक्षा दी जाए, उनको मुसलमानों से खतरा है, और मुसलमान ये चाहते थे कि लेबनान को सीरिया के साथ जो है एकीकृत कर दिया जाए ताकि वहां पर जो है शरीयत लागू हो जाए। तो ये सब चीजें जो थी, तो दोनों ने ही अपनी अपनी जिद छोड़ दी। ईसाइयों ने वहां सुरक्षा की मांग छोड़ दी और मुसलमानों ने वहां सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ दी। तो यानी कि किस प्रकार से समझौता हुआ और उस समझौते में दोनों ही पक्षों ने कुछ छोड़ा और कुछ पा लिया। लेबनान कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू पावर शेयरिंग डिस्प्यूट्स वर रिजॉल्व्ड बाय पावर शेयरिंग। People from the various communities lived in Lebanon, capital city Beirut, and fought a bitter civil war amongst themselves. As a result, thousands of people of various communities were either killed or lost their livelihood. At the end of this civil war, Lebanon's leaders came together and agreed in some basic rules of power sharing. अब वो rules क्या हैं? The president would be from Maronite sect of Catholic क्रिश्चियंस, ऑलवेज जो राष्ट्रपति होगा वो उसी सेक्ट से होगा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वुड बी फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट एंड स्पीकर विल बी अ शिया मुस्लिम। जो उनकी पार्लियामेंट का स्पीकर होगा वो हमेशा ही एक शिया मुस्लिम होगा। एज पर द पैक्ट, क्रिश्चियंस एग्रीड टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन
and Muslims agreed not to seek unification with the neighboring states of Syria. तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह पावर शेयर की जाती है, ठीक है ना। अगर पावर शेयर नहीं की जाती तो वो दिक्कत पैदा करती है, अगर शेयर की जाती है तो उससे क्या होता है, उससे देश के अलग अलग नृजातीय समूहों में एकता बनी रहती है। तो मेरे ख्याल से अब पावर शेयर क्यों होती है, किस तरह शेयर की जाती है, इसका एकदम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले कुछ वीडियोस में पावर शेयरिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे कि किस तरह से अलग अलग तरीके से, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो, वर्टिकली हो या कोएलिशन गवर्नमेंट के माध्यम से हो, अलग अलग पावर किस तरह से शेयर की जाती है। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो ऑफ कोर्स राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स। तब तक के लिए थैंक यू।